नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक में हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आओ, स्क्रीन पर जोड़ो। स्वागत है हेमंत भाई। भारतीय जनता पार्टी हर दिन मोदी की अगुवाई में नीचे गिरने के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। नया रिकॉर्ड, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि एक ही जगह वेन्यू हो, यानी इवेंट सिर्फ दिल्ली में चल रहा हो। ये पूरे देश में घूम घूम करके नीचांक स्थापित कर रहे हैं। उच्चांक नहीं, नीचांक, घूम घूम करके। कभी लखनऊ में, कभी मुंबई में, कभी नागपुर में, कभी पुणे में, कभी भोपाल में, कभी पटना में, कभी गुवाहाटी में, कभी कोलकाता में। घूम घूम के कहां तक गिनोगे आप। अब भोपाल की खबर आंशिक रूप से लोगों तक पहुंच गई होगी। मंत्री शाह को बचाने के लिए बीजेपी की पूरी सरकार खड़ी हो गई, यानी एक गालीबाज को बचाने के लिए। नारी शक्ति वंदन का ढोंग देखिए मोदी का ये ढोंग, ये स्वांग, ये पाखंड। नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं और महिला का, और वो भी ऐसी महिला नहीं, वो महिला जो हमारे देश की प्राइड है। वो देश के लिए एक सामान्य महिला और एक फौज की महिला, मैं दोनों में डिफरेंस करूंगा। महिला महिला है, लेकिन मैं करूंगा, ये बोल करके कह रहा हूं। इस देश के लिए जान अपना कुर्बान करने जज्बा रखने वाली महिला, वो जरूर हमसे ऊपर हो जाती है। जैसे सिविलियन से ऊपर एक फौजी को हम मानते हैं ना, कि एक सिविलियन से ऊपर, हम नागरिक हैं, लेकिन कोई फौजी हमारे सामने खड़ा होगा तो मेरे लिए वो सम्माननीय है, मुझसे ऊपर है। वही फर्क है। उसको गाली देने वाला, उसका अपमान करने वाला, उसको बचाने के लिए भाजपा की सरकार फैसला करती है कि नहीं, इसे बचाना है, इसे बचाना है। इस बेशर्मी के बीच एक लेटर बम फूटता है। एक एक्स आईएफएस ऑफिसर, वो राज्यपाल को, गवर्नर को लेटर लिख देते हैं। खबर गायब कर दी जाती है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि 100-200 खबरें लग रही हैं तो एक आध ऐसा बैठा होता है वहां पर सब एडिटर टाइप में, कि वो लिख के खबर लगा देता है और खबर फिर हमारे जैसे कुछ लोगों तक आ जाती है। उस लेटर में आईएफएस ऑफिसर ने लिखा है कि शाह को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए और इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसको बर्खास्त करो और फिर गिरफ्तार करो। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक महिला फौजी को, फौज के ऑफिसर को इसने नहीं गाली दी है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये गाली देता रहता है। उसके अलावा ये महा करप्ट आदमी है। इसके करप्शन की जांच करवाओ, मेरे आंखों देखी है इसका करप्शन। उसने कहा है कि मैंने अपने आंखों से देखा है इसके करप्शन को। इसके करप्शन की जांच करवाओ, इसको बर्खास्त करो, इसको जेल में डालो। मोदी एंड कंपनी की छीछा लेदर का एक और रिकॉर्ड है। मैं आपको खबर दिखाऊं हेडलाइन के साथ, शुरू करिए, लाइए। मंत्री विजय शाह को तुरंत बर्खास्त करके इन्हें गिरफ्तार करें। पूर्व आईएफएस अधिकारी ने राज्यपाल को लिखा पत्र, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। भीतर चल। कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर सरकार मंत्री विजय शाह को बचाने में जुटी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन एमपी कैबिनेट ने केस चलाने की मंजूरी नहीं दी है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में ये रोक देंगे सब। यहीं से फैसला वो कर दिए कि केस नहीं चलेगा। पूर्व आईएफएस अधिकारी और सिस्टम परिवर्तन अभियान के अध्यक्ष आजाद सिंह डबास ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा है। क्या लिखा है डबास साहब ने? मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। आजाद सिंह डबास ने उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं, साथ ही उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। चलिए चेंज करिए। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हितैषी बनने वाले ये नेता आदिवासियों का ही शोषण करते हैं। मैं कई आदिवासी जिलों में पदस्थ रहा हूं, वहां करीब से देखा है। आजाद सिंह डबास ने यह भी आरोप लगाया कि वन मंत्री रहने के दौरान इन्होंने विभाग के विश्राम गृहों पर कब्जा जमा कर रखा था।
डबास ने इनके 2 साल के कार्यकाल के बारे में सीएम मोहन यादव से जांच की मांग की है। आगे चलिए नेक्स्ट। यही नहीं, पूर्व आईएफएस अधिकारी ने विजय शाह पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मध्य प्रदेश शासन में 2 बार वन मंत्री रहते हुए भारी भ्रष्टाचार किया है। शाह ने, आजाद सिंह डबास ने कहा कि इनके कार्यकाल के दौरान तबादलों में भी लूट मची थी। यानी ये महाकरप्ट आदमी है। ये गेस्ट हाउस पे कब्जा करके रखा, ट्रांसफर पोस्टिंग में इसने खूब अंधेर गर्दी मचाई। गालीबाज ये है ही। ये मैंने खाली एक हिस्सा दिखाया, बाकी चिट्ठी में बहुत है। शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में इसकी टिप्पणी, इसका स्टेटमेंट, उस सबको आजाद सिंह डबास ने लिखा है, चिट्ठी में लिखा है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इस चिट्ठी के रेफरेंस में हम आगे मुख्य खबर पे आते हैं। आगे चलिए। विजय साहब पर केस की मंजूरी क्यों नहीं? एसआईटी केस चलाना चाहती है, लेकिन बचाव में खड़ी हो गई कैबिनेट। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला पलट सकता है? चेंज करिए। विजय शाह के पक्ष में पूरी कैबिनेट सुप्रीम आदेश के बावजूद केस की मंजूरी नहीं देंगे। चलिए चेंज करिए। एसआईटी फाइंड्स शाह गिल्टी। एसआईटी ने शाह को दोषी पाया, बट कैबिनेट रिफ्यूजेज ट्रायल नोट। लेकिन कैबिनेट ने ट्रायल को, मतलब इन पर केस चलाने को रिफ्यूज कर दिया, खारिज कर दिया। अद्भुत है ना, अद्भुत है ना। अब हम अभी सुप्रिया को हम बाद में चलाएंगे, रोक दीजिए सुप्रिया को, बाद में हम बाकी पॉलिटिकल एंट्री बाद में करेंगे। हेमंत भाई, आईएफएस की चिट्ठी, कैबिनेट का फैसला, और एक आपको इसमें मैं बहुत छोटी सी खबर जोड़ रहा हूं, इससे क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक नगर निगम में 60 पार्षद गंगा जल लेके कसम खाए, शपथ लिए थे। उसमें 41 भाजपा के थे, बाकी इधर उधर के इकट्ठा करके, भाजपाई जहां वहां सब भाजपाई इकट्ठा करके उन्होंने कसम खाई थी कि जितना लूट का माल होगा, लूट का माने बेईमानी का माल, भ्रष्टाचार का, कमीशन का, हम पूरा माल बराबर बांटेंगे। कोई गद्दारी नहीं करेगा, जो गद्दारी करेगा उसकी मां को लेकर के अभद्र बात भी कही गई, और कोई गद्दारी नहीं करेगा, गंगा जल लेके कसम खाए थे। मुझे उस वो बहुत छोटा मामला अब लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी भी मंगल मिलन में जो मोदी जी करते हैं, या ऐसे तमाम मिशन चलते हैं मोदी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां गंगा जल हाथ में लेकर के कसम खिलाई जाती हो कि हम सारे कुकर्म, सारे कारनामे, सारी बदतमीजी, भ्रष्टाचार, गाली गलौज में एक दूसरे को बचाएंगे। उस शपथ में था कि हम किसी भी स्थिति में, आप शपथ शायद नहीं सुनेंगे, उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर का मामला था, उस शपथ में यह भी था कि हम कहीं पे, हम में से कोई भी कहीं फंसेगा तो सारे एक साथ खड़े हो जाएंगे। तो क्या ऐसे ही शपथ पूरी भाजपा ने ले रखी है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में? क्या आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। ये शपथ कोई बीजेपी के या किसी इंडिविजुअल ने ले रखी हो ऐसा नहीं। इस देश के संविधान को, इस देश की परंपराओं को, मान्यताओं को, मर्यादाओं को तार तार करने का जो जिम्मा 100 साल से आरएसएस निभा रहा था, उसको अब ट्रांसफर कर दिया है बीजेपी में एज सच। तो चाल चरित्र और चेहरे के नाम पर यही सब आप डे इन एंड डे आउट लगातार देखते हैं, चाहे भ्रष्टाचार की शपथ की बात हो, चाहे और तमाम चीजों की बात। केवल एक छोटी सी घटना की कल्पना कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के तत्काल बाद 11 मई को क्या किया 2025 को विजय शाह ने, जब पूरा देश सोफिया कुरैशी के बारे में किस तरह की राय रख रहा था, किस तरीके से सरकार ने उस मुस्लिम चेहरे का प्रयोग किया पाकिस्तान के खिलाफ। वो एक बहुत ही प्रोफेशनल रणनीति थी। हम सरकार की हमेशा विरोध के लिए नहीं बैठे कि भाई पाकिस्तान के ऊपर वो चीज था, जब कर्नल सोफिया कुरैशी उसको एक्सप्लेन कर रही थी, डेली ब्रीफ कर रही थी। एक स्ट्रेटेजिक चीज होती है ये एक बेहतरीन फैसला था जिसका भी था। और उसी जो अल्पसंख्यक समुदाय से जो की वो आती थी, उनके बारे में बिना नाम लिए जो इस व्यक्ति ने टिप्पणी की 11 मई 2025 को, 16 महीने हो गए आशीष भाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया। जज साहब ने कहा मेरे रहते रहते आज ही मुकदमा दर्ज करो। जज साहब वहां से रिलीव कर दिया, अलग बात है, एक कोर्ट फिर दूसरी से दूसरी कोर्ट में बदल दी। ठीक, बाकायदा ये चिट्ठी लिख करके कि सरकार ने ऐसा आग्रह किया इसलिए इनको वहां भेजा जाए। ऐसा ऑर्डर आपको दूसरा नहीं मिलेगा शायद इतिहास में। उसके बाद दिल्ली के अंदर वो केस आया, मंत्री जी विजय शाह जी लेकर के गए, और वहां पर जाके माननीय बैडमिंटन वाले बहुत नाराज हो गए, बहुत ज्यादा नाराज हो गए।
ये है वो है, एसआईटी फॉर्म कर दी। एसआईटी फॉर्म करने के बाद एसआईटी ने कहा कि इनके खिलाफ केस चलना चाहिए, बाकायदा दोषी। और वो सारा कोर्ट में कितने दिन से लटक रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, आप देख रहे हैं। अभी 31 अगस्त को फिर हेयरिंग है। तो उससे पहले एक कानूनी नुक्ता ढूंढा इन्होंने। नुक्ता क्या है कि साहब कैबिनेट मंत्री है चूंकि वो, इसलिए उसके खिलाफ कोई भी चार्जशीट फाइल करने से पहले सरकार की परमिशन लेनी होती है। प्रोसिक्यूशन सेक्शन बोलते हैं शीश भाई उसको, कोई बड़ा अधिकारी हो या मंत्री। अब मैं दर्शकों को बड़ा दो टूक बता दूं, प्रोसिक्यूशन सेक्शन किस चीज की होती है। आपने न्यूज लॉन्चर के बतौर एडिटर कोई फैसला लिया, वो फैसला ठीक हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन बतौर एडिटर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए फैसला लिया, तो वहां वो प्रोसिक्यूशन सेक्शन की बात आती है। आप बैठ करके किसी को गाली दे रहे हैं और फिर आप ये कहें मुझे तो इम्यूनिटी चाहिए, मैं तो एडिटर हूं न्यूज लॉन्चर का, तो कौन छोड़ेगा आपको। तो वो जो नुक्ता है वो बेसिकली बतौर मंत्री अपने जो काम है उनके निर्वहन में कोई दिक्कत ना आए, उसको लेकर के कोई प्रोसिक्यूशन ना हो, कोई भी व्यक्ति एरा गैरा आकर के आपके प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन ना मांगे, इसलिए वो प्रावधान किया गया है। इन भाइयों ने ना हाई कोर्ट की चिंता, ना सुप्रीम कोर्ट की चिंता, ना एसआईटी की चिंता, मीटिंग बुलाई, पौने घंटे का नाटक रचा, मंत्री की बाकायदा अधिकारियों को बाहर कर दिया, एजी को अंदर रखा, लॉ सेक्रेटरी को अंदर रखा, चीफ सेक्रेटरी को अंदर रखा, ऑल दैट स्टफ, और फिर फैसला करते टाइम मंत्री को बाहर कर दिया और फिर कहते हैं प्रोसिक्यूशन सेक्शन में देंगे। कल्पना कीजिए आप, फिर इस सारी नौटंकी की जरूरत ही क्या थी। आप सुप्रीम कोर्ट में, जैसे आपको याद नहीं, दो मामलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ इन 12 सालों में। एक तो पेगासस के मामले में क्या कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हम नहीं बताएंगे, हाँ या ना भी नहीं बताई, जाइए जो करना कर दीजिए, एक बड़ा क्रांतिकारी था वो। फिर राफेल के मामले में सीलबंद लिफाफे में दे दिया, ठीक है ना, ये दो काम पहले कर चुके हैं। मैं आशीष भाई सिंपल एक बात कर रहा हूं इस देश के दर्शकों के, अपने परिवार के सामने, कि 16 महीने इस नाटक की जरूरत क्या थी। आप पहले दिन कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो करना है कर लीजिए, हम तो नहीं करेंगे प्रोसिक्यूशन सेक्शन, जाइए। क्यों तो आपने एसआईटी बनाई, क्या उस हाई कोर्ट के सेल्फ सुओमोटो कॉग्निजेंस का मतलब रह गया, क्या सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स का मतलब रह गया। अब यहां पर अग्नि परीक्षा है, अग्नि परीक्षा दो की, एक राज्यपाल की। राज्यपाल इस मामले में कैबिनेट के फैसले को रिजेक्ट कर सकते हैं, नहीं करेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको। राज्यपाल की इसमें हैसियत, हाँ, क्योंकि वो भी उसी परिवार से आते हैं ना, जो वृद्ध परिवार है। उसके बाद वो मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज वेरी वेल विद इन इट्स पावर्स टू रिजेक्ट दिस कैबिनेट थिंग, और वो उसको प्रोसिक्यूट करते हैं, क्योंकि ये बतौर मंत्री कार्यों के सम्यक निर्वहन जिसकी आप शपथ लेते हो उसकी कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट पूछेगा ना, कल पूछा था, याद है आपको या भूल गए? कल क्या पूछा था कि क्या हम बंगाल का चुनाव रद्द कर सकते हैं। तो ऐसा ही व्यवस्था का प्रश्न तो यहां भी आ सकता है। बेंच भी वही है, ये ध्यान रखिएगा, बेंच में तो भूलिएगा 31 अगस्त को इसी बेंच में है। इसी बेंच ने इस पूरे केस को अभी तक आगे चलाया है। 2 से 3 तारीखें केवल प्रोसिक्यूशन सेक्शन के मामले पर ही लगती आई है। कल्पना कीजिए, जो मामला सीधा देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने हो और उसमें प्रोसिक्यूशन सेक्शन के लिए समय देना पड़े सरकार को, तो ये आपके तंत्र की गंभीरता दिखाता है। ठीक, जिस हाईकोर्ट जज ने कॉग्निजेंस लिया उसका बिस्तरा पैक, दूसरे हाईकोर्ट से नहीं, सरकार चाहती है कि फला हाईकोर्ट में किया जाए ताकि सीनियरिटी मेंटेन ना रह जाए कई तरीके से। कल को चीफ जस्टिस किसी हाईकोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का ना बन जाए, इसलिए उसकी व्यवस्था कर दी। तो देश के जो संविधान के प्रति आशीष भाई जो क्रेडिबिलिटी है ना हमारी, उसको तो ये ऑलरेडी तार तार कर चुके हैं, ये और इनका सारा तंत्र मिलकर। अब केवल देखना है जो बात आपने कही ना कि नारी सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस सारे पैमाने पर इस मामले में अल्टीमेटली इस तंत्र में होता है क्या। राज्यपाल का मैंने बता दिया, राज्यपाल 100% ही विल गो विद द कैबिनेट्स नोट कि नहीं, प्रोसिक्यूशन नहीं करना, सोचना ही नहीं उसमें, ठीक है ना। पता सीजीआई का भी है, लेकिन उसको 31 तक के लिए रख लेते हैं भी, तो उसके बाद देखा जाएगा क्या है। उसमें भी मत सोचो, उसमें मत सोचो। हाँ नहीं, सोचने का, हमारे सोचने से कुछ होना भी नहीं है, लेकिन एक ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जिस राष्ट्रवाद का ठेका ठाया आप फिर रहे, जिस नारी सम्मान का सो कॉल्ड दावा, और उस मामले में मध्य प्रदेश की पूरी कैबिनेट का ये फैसला, ये केवल यही बात कहता है कि हमें किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, जो हम मर्जी है वो करेंगे। पूरी के पूरी कैबिनेट खड़ी हो गई इस दोषी मंत्री के सामने। और मैं दोषी क्यों कह रहा हूं,
क्योंकि एसआईटी ने दोषी ठहराया उसको। अब केवल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात है कि वो इस फैसले को पलटेगा या नहीं। 31 अगस्त आ रही है, उस दिन हियरिंग है। कुल मिलाकर के आशीष भाई, ये एक इस देश के युद्ध काल के दौरान, आधिकारिक तौर पर युद्ध काल नहीं था क्योंकि वार डिक्लेयर नहीं हुई थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर भी तो एक सैन्य ऑपरेशन था ना। और उसके तत्काल बाद मंत्री की, भाजपा के मंत्री की टिप्पणी, ये इनके पूरे चाल चरित्र और चेहरे को एक्सपोज करती है। इनका महिला सम्मान, नारी वंदन, पता नहीं क्या क्या, उन सब चीजों को एक झटके के अंदर तार तार करती है। और यकीन मानिएगा, प्रधानमंत्री ने ना आज तक इस पे मुंह खोला, ना रक्षा मंत्री ने खोला, ना किसी ने खोला, ना कभी खोलेंगे। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है, इस कमिटमेंट। इसमें सबसे गंभीर एक बिंदु जिस पर जरूर एक सवाल करके हम खत्म करेंगे और सुप्रिया समेत को भी सुनवाएंगे, सबसे गंभीर बिंदु मुझे लगता है, और सूर्यकांत के लिए भी, माननीय सूर्यकांत सीजीआई साहब के लिए भी यही बिंदु होना चाहिए, लेकिन ये बिंदु पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये जो कैबिनेट का फैसला है, ये कैबिनेट का फैसला इस देश के न्यायिक व्यवस्था के मनोबल को कमजोर नहीं करता है, ये उसके मनोबल को खत्म कर देता है। भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख तक अब क्या मैसेज जाएगा? पन्ना प्रमुख तक की बात कर रहा हूं, जो मर्जी आए करो, कि जो मर्जी मैं बोलूंगा, जिसको मन होगा गरियाऊंगा, जिसको मन होगा मारूंगा, कानून और संविधान को ठेंगे पर रख करके चलूंगा, जो रास्ते में न्यायिक अधिकारी सामने आएगा उसको भी निपटा दूंगा। ये मैसेज असली ये है कि ये तो भाजपाइयों में पहले से था कि हम सत्ता में हम कुछ भी करेंगे, भाजपाई संघी यही तो 12 साल से कर रहे। लेकिन अगर कोई न्यायिक अधिकारी भी, कोई जुडिशरी का कोई ऐसा जागरूक व्यक्ति सामने अड़चन बनता है, अतुल श्रीधरन जैसा, तो हम उसका भी इलाज बांध देंगे। आज क्या इस केस का अल्टीमेटली क्या आपको मतलब रिजल्टेंट क्या दिखता है? रिजल्टेंट यही है कि मंत्री विजय शाह का बाल बांका नहीं हुआ। जिस जज ने, हाईकोर्ट जस्टिस ने इसका स्वतः संज्ञान लिया, इस देश में मतलब छोटा सा ही सही लेकिन जुडिशियल माइलस्टोन था ही वो। जिस तरीके से उन्होंने इस पर एक्ट किया था और जिस तरीके से एक एक धारा पर निगाह रखी थी कि कौन कमजोर धाराएं न करना तुम लोग, अतुल श्रीधरन को निपटा दिया इन्होंने, निपटा दिया। मतलब अतुल श्रीधरन, पहले से कहा जाता था ना कि ज्यादा उड़ोगे तो ऐसी पोस्टिंग कर देंगे जहां पानी नसीब नहीं होगा, तो ऐसी पोस्टिंग कर दी जहां प्रमोशन नसीब नहीं होगा तुम्हें, तुम वहीं पे खत्म हो जाओगे हाई कोर्ट में, वहीं पे 32वें 34वें नंबर की सीनियरिटी से आगे बढ़ते बढ़ते 25वें 26वें तक तुम रिटायर हो जाओगे। तो जज का इलाज बांध दिया। और फाइनली उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आपने एक बात कही ना, उसी दिन खत्म कर दिए होते। आप सुप्रीम कोर्ट में आकर के सुप्रीम कोर्ट को भी आपने औकात दिखा दी कि तुम्हारी भी औकात कुछ नहीं है। उस समय या तो आए नहीं होते राहत हासिल करने, आप पहले सुप्रीम कोर्ट राहत हासिल करने आए, और अब आप सुप्रीम कोर्ट को भी ठेंगा दिखा दिए कि नहीं तुम्हारी भी औकात नहीं है, तुम मुकदमा चलाओगे, तुम दोगे सजा। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ठिकाने लगाया। मतलब आप सोचिए, पूरी जुडिशरी को और हायर जुडिशरी को इन्होंने निपटाया है इस मामले में। ये किसी भी, अगर ये छोड़ दीजिए आप किसकी बेंच है, इस पर अगर इस देश में सर्वोच्च न्यायिक पद पर कोई ऐसा व्यक्ति विराजमान होता जो संविधान से प्रेरणा लेता ना, तो सुओ मोटो लेता, तारीख होरी छोड़ दीजिए, बेंच छोड़ दीजिए, सीजीआई सुओ मोटो लेता और खड़ा कर देता पूरी कैबिनेट को कि चल पूरे यहाँ पे लाइन लगाओ तुम लोग। नहीं होता हेमंत भाई, बताइए, आप बताइए, मैं जितनी बात कर, मैं दूसरे लाइन में ले गया इसको। हाँ। इनको तो जमानत दी भाई, इनको जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली ठीक उसी दिन जिस दिन एक फर्जी मामले में सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अंदर भेजा गया, वो जुडिशियल में गया। हाँ, उसने बेचारे ने ऐसा कुछ कहा भी नहीं, उसकी फेसबुक पोस्ट कहीं राष्ट्रवाद को वो वायलेट नहीं करती। उसको बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से राहतकार वो सारी जो चीजें हुई वो हुई, कहने की राहत, जब 2 दिन तो जेल में रह गया ना। इस भाई साहब का तो क्या हुआ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो उसने सुओ मोटो लिया था उस जज को निपटा दिया, पूरी व्यवस्था घर की है, जैसे चाहो वैसे करो। CGI is seized of matter directly, he has seen it, he is hearing it regularly, और उसके बावजूद कैबिनेट की हिम्मत हो जाती है कि वो प्रोसिक्यूशन सेक्शन नहीं देंगे। ये भारतीय जो न्याय संहिता है ना,
अभी 197 सेक्शन है, पहले सीआरपीसी में 197 था, जिसमें ये परमिशन का एक सुरक्षा कवच दिया गया था ब्यूरोक्रेट्स को और पॉलिटिशियंस को। उसका मिसयूज करते हुए ये नुक्ता निकालने की जो बात होती है, नुक्ता निकाला है ताकि इसको बचाया जा सके। ये है असली परीक्षा अब, क्योंकि बेसिकली तो सारी परीक्षाएं पास कर चुके हैं, सरकार भी पास कर चुकी, मोदी भी कर चुके, आरएसएस भी कर चुकी, बीजेपी भी कर चुकी। इस देश के तंत्र में कुछ बचा है कि नहीं, वो इस केस में फैसला हो जाएगा कि क्या सीजीआई इसमें इसको जो इनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन वाला मसला है उसको उधेड़ करके उसको रिजेक्ट करते हैं, या इसको भी स्वीकार करते हुए देश के नाम एक जो प्रवचन होता है हर एक हियरिंग के दौरान कि हम क्या करें और नहीं करें और क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए, वो सारी चीज देखी जाएगी। अपने आप में ये एक एसिड टेस्ट है पूरी जुडिशरी के लिए, हाउ दे प्रोसीड विद दिस। सुप्रिया श्रीनाथ को सुना दीजिए। मोदी जी, मुंह मत खोलिएगा महिला शक्ति पर। आप, हम सभी को याद है कर्नल सोफिया कुरैशी, वो जाबाज ऑफिसर जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया की ब्रीफिंग करती थी। और आपको याद होगा कि बीजेपी के मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह ने उनको आतंकियों की बहन कहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह मंजूरी दे दी कि इतनी गलीच गंदी बात कहने के लिए विजय शाह पर मुकदमा चलाया जाए, उन पर केस चलाया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार की कैबिनेट ने उस आदेश को नामंजूर कर दिया। मतलब उन्होंने ये डिसाइड किया कि विजय शाह की इतनी गंदी गलीच बात कहने के बावजूद उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यह महिला अपमान नहीं है, यह नारी के सम्मान का तिरस्कार नहीं है, यह शूरवीर पराक्रमी सेना में कार्यरत एक ऑफिसर का अपमान नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है। बीजेपी वाले महिलाओं का सम्मान कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, सवाल आपसे है, बेतुकी बातें बचकानी हरकतें करते हुए इधर उधर घूमते रहिएगा या कुछ एक्शन लीजिएगा विजय शाह पर? क्योंकि एक्शन ना लेना आपकी असलियत दिखाता है। ये ढोंग जो आप लोग करते हैं ना महिला सम्मान पर, ये बंद कर दीजिए करना। क्या गलत कहा है अमन भाई? ढोंग तो ये ढोंग बंद कर दो भाई। लेकिन ढोंग ही ढोंग ही करते पे हैं। तो आप सब कमाल टिका है। कर, आशीष भाई गजब कर देते हो कई बार। पूरी संसद ने कब बिल पास किया था भाई आरक्षण का? 23 में। हाँ। आप कहां हो? 26 में। और 3 साल बाद क्या कह रहे हैं बंगाल के चुनाव से पहले? परिसीमन की उसमें लपेट करके और बोला महिला आरक्षण को तब लागू करेंगे जब सीट 850 हो जाएगी। ये कौन सी कंडीशन? इसलिए आपको याद होगा जब वो बिल पास किया था, मैंने आपको तब क्या कहा था कि ये भारत के इतिहास का पहला ऐसा बिल है आशीष भाई जो अनडेटेड चेक है। एक तो होता है ना पोस्ट डेटेड चेक, मैं आपको 2 महीने बाद कर दूं, 4 महीने, ये अनडेटेड चेक था। और आज उसका लबादा उड़ा करके क्या कह रहे हैं कि पहले परिसीमन लागू करो, पहले सीटें बढ़ाओ तो महिलाओं को आरक्षण देंगे। और इस बात पर मत भूलिएगा, आचार संहिता थी बंगाल के विधानसभा चुनाव की, मोदी जी टीवी पर आकर के विपक्ष को गरिया रहे थे महिला आरक्षण के नाम। महिला आरक्षण के इतने ही बड़े वो हो तो 24 में लागू करते ना, सारे विपक्ष ने एक स्वर में आपकी मदद की थी, तो 24 के चुनाव में लागू करते हैं ना, क्या समस्या है? तो ये बेसिकली संघ के ओरिजिनल चेले हैं आरएसएस के, जो आप कई बार कहते हो ना कि जो ये कहीं उससे ठीक दूसरी तरफ से सुनना शुरू करो, जो उन्होंने नहीं कहा, यानी कि जो कह रहे हैं उसका उल्टा करते हैं। महिला आरक्षण का बिल पास कराने के राजनीतिक मायने, महिला आरक्षण को लागू ना करने उसके भी राजनीतिक मायने। सत्ता में कौन? नरेंद्र मोदी। और बिल लागू ना होना, आरक्षण लागू ना होने के लिए जिम्मेदार कौन? विपक्ष। विपक्ष ने तो कानून पास करा रखा है, करो लागू। और फिर हालत क्या हुई कि परिसीमन बिल जब लेकर के आए उससे पहले उसको नोटिफाई करना पड़ा, तो नोटिफाई करना पड़ा, लागू कर दो, क्या समस्या है? ये तो इस सरकार की हालत है महिलाओं के प्रति। आशीष भाई देखिए, ये यहां पर मत देखिए आप बीजेपी क्या कर रही है, मोदी क्या कर रहे हैं, या मोहन यादव क्या कर रहे हैं, मंत्री विजय शाह का क्या हुआ, ये नहीं सवाल है। आप पूरी आरएसएस की ऐतिहासिक हायरार्की में महिलाओं का योगदान देख लीजिए। तो जब सारी धारा वहां से निकल के आती है नेतृत्व की, तो वहां पर महिलाएं हैं कहां से लेकर के आए ये? इनकी तो ये है ना कि महिलाओं के केवल नाम से वोट मांगना है। कितने राज्यों के अंदर ये कहा था कि फ्री सिलेंडर देंगे। आपने बिहार का सीन देखा परसों का, नगद पैसे डालने थे खाते के अंदर, डल गए क्या? हजारों महिलाएं सड़क पे नारे लगा रही थी। सरकार बन गई, ढूंढते रहो, लगाते रहो नारे 5 साल, क्या दिक्कत है? अब नारे लगाओगे तब और मुकदमा भी होगा 4। मुकदमा दर्ज होगा, फिर जो मिला है आज तक वो जमानत में नहीं खर्च होगा। जो अब तक 10-20 हजार मिले होंगे वो खर्च भी तो करवाने हैं वापस। तो ये मोदी जी का कोई यहाँ का मॉडल नहीं है।
और मोदी जी का तो देख लीजिए, सुप्रिया श्रीनेत तो उनका नाम जरूर ले रही है, आज तक मोहन यादव ने इस पे कुछ कहा हो, इसमें अमित शाह ने कुछ कहा हो, रक्षा मंत्री जो निंदानाथ है उन्होंने कुछ कहा हो, हर बात में पाकिस्तान को सबक सिखाने चले जाते हैं। एक महिला डेकोरेटेड ऑफिसर, फुल कर्नल सोफिया कुरैशी, उसको आतंकियों की बहन कह देना, क्या ये आपकी मानसिकता के अलावा कुछ और भी दर्शाता है क्या? या जो आपके अंदर जो नफरत भरी हुई है, जिसका खामियाजा अब न्यूयॉर्क में भुगत रहा है संघ, न्यूयॉर्क में जो जुलूस निकल रहा है ना, उसको आइसोलेशन में मत देखिएगा। ये सारी चीजें एक दूसरे को एड डाउन करती जाती है। जो अभी पिछले दिनों जो बंगाल के अंदर जो क्रिश्चियंस की चर्चेज में चढ़ करके अंदर घुस करके जो बकवास की गई थी, वो सारी तो चीजें जो मोहन भागवत झेल रहा है खड़ा होकर के, छुपते थे। तो पूरी दुनिया में नाक कटाने का काम देश में तो देखिए अंधभक्तों की सेना पैदा कर दी, ठीक है जो कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनली आज हम एज ए सेक्युलर रिपब्लिक वेयर डू वी स्टैंड? और इसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई दोष है तो वो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम नरेंद्र मोदी, जो कहते कुछ है और करते उसका ठीक विपरीत है। इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी आशीष भाई, ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम नाउ। और पहली बार आपने देखा होगा जो ये जेन जी और जेन अल्फाई, इसमें कहीं धर्म जात संप्रदाय का कोई जिक्र नहीं। ये इनके लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, ये उधेड़ेंगे इनकी खाल को। उसमें कितनी लड़कियां थी, उनको क्या क्या गालियां दिलाई गई, 15-15 साल की बच्चियों से जबरन माफी मंगवाई गई, सब कुछ देखा आपने। ये है इनका चाल चरित्र और चेहरा। प्रधानमंत्री 75 साल का 17-18 साल के बच्चों को फ्रांस कह रहे हैं। क्या इस देश की यही परंपरा है क्या? मेरे प्रिय बच्चों कहना चाहिए, फ्रांस कहना चाहिए? मेरे प्रिय युवाओं, किशोर साथियों, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रांस? जब जरूरत पड़े, जब लंबे, और जरूरत ना पड़े तो अकड़ जाओ। यही है चाल चरित्र उच्चारण। चलिए, इजाजत दीजिए। सबकी गलती तो हम देते हैं, लेकिन मैं हर कार्यक्रम में मतलब दर्शकों को नाराजगी हो सकता है मुझे पसंद हो, उसके लिए कहता हूँ जिम्मेदारी इन सबसे पहले नरेंद्र मोदी से ज्यादा जिम्मेदार हम खुद हैं। अच्छा, एक व्यक्ति को एक ही बात बोल करके कितनी बार बेवकूफ बनाया जा सकता है हेमंत भाई? मुझे मतलब एक ही हथकंडे से कितने बार बेवकूफ बनाया जा सकता है? एक बार, अगर एक बार के बाद दोबारा पहली बार अगर मुझे किसी हथकंडे से बेवकूफ बनाया गया तो जेन्युइन है, इंसान है, बेवकूफ बन सकता है। दोबारा बेवकूफ बनाया गया तो मैं मूर्ख हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर 10-15 बार बार लगातार उसी फॉर्मूले से हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, तो कैटेगरी सोच के बताइएगा कि फिर हम किस कैटेगरी में हैं। हमें ऐसा थोड़ा कि नरेंद्र मोदी के पास बहुत दिमाग है, फॉर्मूला बदल बदल के बेवकूफ बना रहे हैं। सेम फॉर्मूले से हर दिन बेवकूफ आदमी बना रहा है भाई, सेम फॉर्मूले से। आप मध्य प्रदेश में जब वो शिवराज सिंह चौहान लाए थे स्कीम, रुपया बांटने वाला महिलाओं को, उस स्कीम का हश्र क्या हुआ था? उसके बाद महाराष्ट्र की महिलाओं को इन्होंने झांसा दिया। महाराष्ट्र की महिलाओं का क्या हश्र हुआ? 1500 का 2100 आज तक नहीं हुआ है, और 90 लाख के आसपास महिलाओं का नाम साफ हो चुका है। उस हश्र को देखने के बाद बिहार की महिलाएं पैसा लपक करके कमल का फूल खिला दी। वो हश्र देखने के बाद बंगाल की महिलाएं उसी रास्ते पे चली गई। ठीक है, वो बाकी मशीन, एसआईआर सब अलग, लेकिन ऐसा नहीं है कि मशीन एसआईआर हटा दिया जाए तो वोट ही नहीं पड़े। तो ये हुआ ना। अभी उत्तर प्रदेश में 10 साल की सरकार हो गई है। 10 साल में आपके किसी भी सरकार की नाकामी का इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि 10 साल के बाद चुनाव से 5-4 महीने पहले पैसा खोल दे बांटना। इसका मतलब 10 साल आपने उस प्रदेश को बर्बाद किया है, सत्यानाश कर दिया, उसका कबाड़ा निकाल के रख दिया है, तब आप पैसा बांट रहे हो। और फिर अभी सब पैसा ले क्या कहेंगे? अब पैसा तो योगी जी दिन हमारे यहाँ होता है, पैसा तो योगी जी बांटिन है, भाजपा से पैसा आया है, अब हम वोटवा के दे दी, गलत हो जाए ना, पैसा लिए है गलत, दूसरे को वोट कैसे दे दी हम बहिनी? कैसे हम दूसरे को वोट दे दी बहिनी? ऐसे ही बैठ के महिलाएं आपस में बात करती हैं, हमें पैसा भिजवाइन है बहिनी, कमल के फूल वाले, अब बटन तो नहीं दबाओ बड़ी बहिनी, तो दबाओ बहिनी। फिर अब 5 साल, फिर 500 रुपए में 5 साल गाली खाओ, मुकदमा झेलो, लाठी बच्चे तुम्हारे खाएंगे, झेलो।
इजाजत दो हमको, आप लोग झेलो, हमारा काम है बताना, हम बता रहे हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।